नमस्कार साथियों। आज का ये वीडियो आप सब लोग देख रहे होंगे कि एक मेजर कंट्रोवर्सी इस समय चल रही है नए संसद के उद्घाटन को लेकर, जिसमें कांग्रेस पार्टी सहित 18 विपक्षी दलों ने नए संसद भवन के उद्घाटन का जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया है। मैं ये वीडियो लाइव आपके बीच में इसलिए कर रहा हूँ ताकि बहुत सारी भ्रांतियां हैं। मीडिया बता रहा है कि ये नई संसद देश के लिए बहुत ज़रूरी थी और नए भारत के नए आयाम को दिखाने के लिए संसद को बनाया गया है, और विपक्ष तमाम तमाम तरह की बातें कर रहा है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके बीच में ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग या और विपक्ष इस नए संसद भवन के उद्घाटन का कार्यक्रम का क्यों विरोध कर रहे हैं। ध्यान रखिए कि विरोध जो उद्घाटन कार्यक्रम है उसका विरोध है, ना कि संसद का विरोध है। तो पहले ये चीज़ क्लियर कर दें, जिसको काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल इसको मिक्सअप कर रहे हैं कि मोदी का विरोध कर रहे हैं क्योंकि उसने संसद बना दी है। नहीं, ऐसा नहीं है। संसद भवन, जो नए संसद भवन है, उसके उद्घाटन का विरोध हो रहा है और उसका कारण है, मैं बता देता हूँ। ये जो पूरा मैटर है ये दो हिस्सों में है। पहला हिस्सा जो है कि पुरानी संसद और नई संसद की ज़रूरत है भी या नहीं भी, और इसके अपने तर्क है, अपने इसके पक्ष में भी तर्क है, उसके विपक्ष में भी तर्क है। जो नई संसद की आवश्यकता, उसके पक्ष में तर्क दिया जाता है कि पुरानी संसद में सांसदों के बैठने के लिए जगह कम पड़ रही थी। दूसरा, उसमें कई खामियां थीं। बिल्डिंग लगभग 100 साल पुरानी हो चुकी है, इसलिए उसको बदला जाना जरूरी था। ये उसके समर्थन में पक्ष है। जो इसके विपक्ष में जो लोग कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि संसद केवल एक ईंटों की इमारत नहीं होती, पर संसद का एक इतिहास होता है। और जितनी भी ऐतिहासिक लोकतंत्र हैं, चाहे वो इंग्लैंड ले लीजिए, अमेरिका ले लीजिए, यहाँ पर हमारी जो संसद की बिल्डिंग है उससे कई साल पुरानी बिल्डिंगें वहाँ पर मौजूद है। 300 साल पुरानी बिल्डिंगें मौजूद है। और इन बड़े लोकतांत्रिक देशों ने, जिनका लोकतंत्र हमसे कई साल पुराना है, उन लोकतांत्रिक देशों ने भी अपनी बिल्डिंग को नहीं बदला है, तो हम लोग क्यों बदल रहे हैं। ये पहला तर्क है। दूसरा तर्क ये दिया जा रहा है कि अगर 20,000 करोड़ का जो सेंट्रल विस्टा का जो प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट किस समय आया। वो प्रोजेक्ट उस समय आया जब देश में कोविड की लहर चल रही थी, भीषण महामारी का ये रूप ले चुकी थी। उस समय देश में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की ज़रूरत थी, मेडिकल यूनिट्स की ज़रूरत थी। ऐसे समय में जब लोगों की रोजगार छिन गए थे, लॉकडाउन लगा हुआ था, लोगों को सरकार से सहायता की आवश्यकता थी। उस समय, उस दौर में यह प्रोजेक्ट लेके आया, जिसका क्रिटिसिज्म इस बात पे हुआ कि इसकी क्या इतनी आवश्यकता थी, क्या देश को इतनी ज़रूरत पड़ रही थी कि इसको अभी लाना है, अभी लाने की आवश्यकता है, जबकि हमारे सामने प्रायोरिटीज़ दूसरी हैं, दूसरी चुनौतियां हमारे सामने, उस समय पे इसको लेके आया गया। तो ये इसके सारे, ये उस समय जो तर्क दिया गया था कि इस समय, आज के दौर में जब कोविड चल रहा है, उस समय इस तरीके का फिजूल खर्ची सरकार को नहीं करनी चाहिए थी। खैर, ये पुरानी बात हो गई। इसके बाद भी सरकार इसको लेकर आगे बढ़ी। नरेंद्र मोदी जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसको लेकर आगे बढ़े। अब जो इस समय जो इशू चल रहा है, वो इशू ये चल रहा है कि नई संसद का उद्घाटन का विरोध क्यों हो रहा है। तो विरोध का कारण ये है, विरोध का सिंपल सा कारण है कि नई संसद जो है वह प्रधानमंत्री मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, और मोदी जी ने ये बनवाया है। और मोदी जी को ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और उनका भारतीय लोकतंत्र को जब देखा जाए तो उसमें जो ऐतिहासिक तथ्य गढ़े जाते हैं, जो लंबी हिस्ट्री होती है, उस हिस्ट्री में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का कोई रोल नहीं है, उनके कोई योगदान नहीं है। तो कहीं पर भी हम इतिहास की किताबें देखते हैं तो आरएसएस को और बीजेपी को ये लगता है कि वह इतिहास से विमुख हैं। और जब भी इतिहास में, आज़ादी के इतिहास को जब चित्रण किया जाता है, जो संसद का इतिहास है उसको चित्रण किया जाता है, तो उसमें जो भारतीय जनता पार्टी की जो भूमिका है वो नकारात्मक साबित होती है, आरएसएस की भूमिका नकारात्मक साबित होती है। और
उनके पास कोई भी ऐसा माइलस्टोन नहीं है जिसको वो ये बता सकें कि देश, देखिए देश के निर्माण में हमारा ये भागीदारी है। तो इसलिए इन्होंने सोचा कि अगर मोदी जी ने सोचा कि अगर मैं नया संसद बना देता हूँ, नया भवन बना देता हूँ, तो मैं फिर मेरा नाम का इंस्क्रिप्शन होगा, मेरे नाम की वहाँ पट्टी लगेगी, और फिर जब 2023 के बाद के संसद का इतिहास जब पढ़ा जाएगा तो उसमें मोदी जी के इतिहास का वर्णन उसमें होगा, और उसके बाद का जो भारत का इतिहास बनेगा उस भारत के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और नरेंद्र मोदी की उसमें महत्वपूर्ण भूमिका होगी। तो एक कारण तो ये है कि वो इतिहास में अपने आप को दर्ज करवाना चाहते हैं, और ताकि नई संसद का इतिहास अलग से चालू हो सके। ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि आपको जैसा पता होगा कि जो भारत का लोकतंत्र है, भारत देश है, जो सरकारें बनती हैं, खासकर जो केंद्र की सरकार जो बनती है, उसका मुखिया कौन होता है, उसको सर्वे सर्वा कौन होता है। प्रधानमंत्री जो कार्यपालिका का मुखिया होता है, यानी उसके अंदर जो केंद्र की सरकार की शक्तियां हैं वो एक प्रधानमंत्री के अंदर निहित होती है, जो कि नरेंद्र मोदी जी के पास में है। लेकिन जो राष्ट्र का जो प्रमुख होता है, राष्ट्र के प्रमुख का जो पद है, जो संवैधानिक व्यवस्था है, उस संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार राष्ट्र का जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है। आपने देखा होगा कि जब भी कोई भी संसद का सत्र जब चालू होता है, नए संसद का सत्र चालू होता है, तो उसमें राष्ट्रपति का अभिभाषण एक महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रक्रिया है, राष्ट्रपति का अभिभाषण। और राष्ट्रपति का अभिभाषण देते समय, चाहे आप केंद्र में देख लीजिए या राज्यों में राज्यपाल का देख लीजिए, तो राज्यों में राज्यपाल जो राज्य की सत्ता होती है उसका प्रमुख होता है, और केंद्र में जो राष्ट्रपति होती है जो केंद्र की सत्ता का प्रमुख होता है, राष्ट्र की सत्ता का प्रमुख होता है। और जब राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है तो राष्ट्रपति ये बताता है कि उसकी सरकार, ये राष्ट्रपति की सरकार है, राष्ट्रपति की सरकार का क्या क्या विजन है, क्या क्या वो कर चुकी है, या क्या क्या वो अचीव करना चाहती है। इस जो सेशन चलेगा उस सेशन के अंदर वो क्या क्या लेके आना चाहते हैं, क्या क्या उनका ऑब्जेक्टिव है, ये सब कुछ राष्ट्रपति के अभिभाषण में दिया जाता है। राष्ट्रपति बोलते हैं ये बात। उसके बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण पे संसद में चर्चा होती है, दोनों हाउसेस में, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। संविधान में एक और व्यवस्था है कि संविधान में ये भी व्यवस्था है कि मान लीजिए अगर राज्यसभा और लोकसभा में कोई डेडलॉक की स्थिति आ जाती है, कोई निर्णय पे नहीं पहुंच पाती है, तो ऐसी स्थिति में संसद का संयुक्त सत्र बुलाया जाता है, और इस संसद के संयुक्त सत्र को राष्ट्रपति प्रिसाइड करता है। ये भी व्यवस्था संविधान में, यानी संविधान में राष्ट्रपति, भले ही राष्ट्रपति के पास कार्यकारी शक्तियां बहुत ज़्यादा नहीं हों, लेकिन राष्ट्रपति का जो एक मॉनेटरी और सिंबलाइजिंग जो स्टेटस है, जो राष्ट्र प्रमुख के रूप में जो स्टेटस है, वह देश के प्रथम नागरिक की तरह है। ये जो प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल में राष्ट्रपति देश के प्रथम नागरिक के रूप में पहले सबसे पहले आते हैं। ऐसे में जब देश की नई संसद बन रही हो तो एक राष्ट्रपति जैसे महत्वपूर्ण पद को, देश के राष्ट्र के प्रमुख को इस पद से, इस पूरे प्रक्रिया से ही अलग कर देना, यह दर्शाता है कि जो सिंबल देश के संविधान ने, और जो पद देश के संविधान ने राष्ट्रपति को, जो सम्मान राष्ट्रपति को प्रोवाइड किया है, दिया गया है, उस सम्मान में कमी की जा रही है। ऐसा 2 बार हो चुका है। 2 बार कब हुआ? जब नई संसद की जो नींव डाली जा रही थी, उस समय पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद देश के राष्ट्रपति थे, दलित राष्ट्रपति थे, अनुसूचित जाति से आते थे, और दलित राष्ट्रपति को उस समय नींव जब भरी जा रही थी और उसका जो कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया। ठीक है, अब संसद का उद्घाटन हो रहा है, और इस संसद के उद्घाटन में भी जो इस समय एक आदिवासी महिला उड़ीसा की, वह द्रौपदी मुर्मू जी जो इस समय राष्ट्रपति हैं, उनको उस बार नहीं बुलाया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर मोदी जी ने अपने आप को चित्रण करने के लिए कि मैं इस देश का शहंशाह, तानाशाह, जो 2014 से इस देश में आया हूँ, उसने देश को बदल दिया है, कायाकल्प कर दिया है। अब ये मेरा देश है, अब ये मेरा भारत है, अब ये मेरे भारत की संसद है। तो मेरे भारत की संसद में जो मैंने संसद बनाई है, उस संसद का उद्घाटन
मैं करूँगा। इससे ये होता है कि जो प्रोटोकॉल में जो तीसरे नंबर का व्यक्ति है, यानी देश का राष्ट्रपति, देश का उपराष्ट्रपति और उसके बाद प्रधानमंत्री, जो प्रोटोकॉल में तीसरे नंबर का व्यक्ति है, वह इन दो को बोल रहा है कि आप शटडाउन घर बैठिए, ठीक है, लेट मी हैंडल दिस, अब ये मेरा काम है, मुझे इतिहास में दर्ज कराना है। मुझे वहाँ पर जब पट्टिका लगेगी कि किसके द्वारा इस संसद का उद्घाटन किया गया, जो देश में अगले 100 साल, हो सकता है अगले 100 साल, जिस अगर पिछली संसद 100 साल चली है तो हो सकता है ये नई संसद भी अगले 100 साल चले, तो अगले 100 साल तक देश की नई संसद पर जो स्मृति चिन्ह और पट्टिका लगेगी, उस पर नरेंद्र मोदी जी का नाम अंकित होगा। तो आप देख सकते हैं, सोच सकते हैं कि नरेंद्र मोदी किस तरीके से सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सनालिटी है, खुद से मैं ही हूँ। वो गाना आपने सुना होगा, मैं नहीं तो कौन बे, बोल बोल मैं नहीं तो कौन बे। तो ये गाना अगर इस आज के संदर्भ में लगाया जाए तो यह बिल्कुल पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी पर फिट होता है। दूसरा कारण यह है कि जो देश की संसद है वह अकेली लोकसभा नहीं है। अकेली लोकसभा से देश की संसद नहीं बनती है। देश की संसद में दो प्रमुख हाउसेस हैं, एक अपर हाउस जिसको राज्यसभा बोलते हैं, यानी उच्च सदन राज्यसभा, और एक निम्न सदन लोकसभा, लोअर हाउस लोकसभा कहलाती है। लोकसभा टेम्पररी बॉडी है, टेम्पररी हाउस है, यानी उसको हर 5 साल में उसको बदलना पड़ता है, हम जानते हैं। जिसने भी थोड़ा सा भारत का संविधान पढ़ा है उसको जानकारी है कि देश की संसद का निर्माण कैसे होता है। तो लोकसभा हर 5 साल में बदलती है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कि कभी डिसॉल्व नहीं होता, सरकार रहे चाहे ना रहे वो कभी डिसॉल्व नहीं हो सकता। और राज्यसभा का जो स्पीकर होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, यानी वो जितना पावर लोकसभा के स्पीकर के पास है उतना ही सेम पावर राज्यसभा के स्पीकर के पास भी है। जितना लोकसभा का अभिन्न हिस्सा लोकसभा के स्पीकर हैं, संसद का अभिन्न हिस्सा लोकसभा के स्पीकर हैं, उतना ही संसद का अभिन्न हिस्सा राज्यसभा के स्पीकर भी हैं। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि ऐसा लग रहा है कि ये पूरा कार्यक्रम लोकसभा के स्पीकर के द्वारा कराया गया है। लोकसभा के स्पीकर को ही, जो आपने अगर देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से या न्यूज़ चैनलों के माध्यम से, तो जो इन्विटेशन कार्ड जो छप रहे हैं उसमें केवल लोकसभा के स्पीकर का नाम है, राज्यसभा के स्पीकर को तो पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया गया है। और यहाँ तक भी जानकारी आई है कि राज्यसभा के स्पीकर को तो निमंत्रण ही नहीं है, और निमंत्रण होगा भी कैसे अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों में से कोई एक भी इस कार्यक्रम में अगर शिरकत करता है तो वो जाहिर तौर पर जो प्रधानमंत्री को जो प्रोटोकॉल मिलता है उस प्रोटोकॉल से ऊपर है। तो ऐसी स्थिति में तो मोदी जी प्रोटोकॉल को बाईपास नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में क्या किया गया है कि इनको बुलाओ ही मत, इनको घर बैठा दो, आराम से बैठे, और मीडिया में इनसे कह दो कि भैया बयान दे दो ये कि हम तो चाहते हैं कि मोदी करें, हम तो चाहते ही नहीं कि हम आए। लेकिन देश देख रहा है कि किस तरीके से देश के 2 सर्वोच्च पद हैं उनका अपमान किया जा रहा है, उनको नीचा दिखाया जा रहा है केवल एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा के लिए। पहले उस व्यक्ति की महत्वाकांक्षा ये थी कि ये मेरा नाम होना चाहिए, मेरे नाम पे इतिहास बनना चाहिए। इसलिए जब लाशें गिर रही थी इस देश में, इस देश को ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, जब देश पूरा त्राही त्राही कर रहा था, तब भी वो आत्ममुक्त व्यक्ति अपने इतिहापना वर्णन स्वप्न सजो रहा था कि मैं किस तरीके से नई संसद बनाऊंगा, उस नई संसद में और मेरा नाम अंकित होगा। तो उसने ये भी नहीं देखा, और उस समय ऐसे क्रूशियल पॉइंट पे जब देश को हर संसाधन की ज़रूरत थी, जब मोदी खुद देश से चंदा मांग रहे थे कि भैया पीएम केयर फंड में पैसा दे दो, देश की जनता से पैसा मांग रहे थे कि पीएम केयर फंड में कोविड के लिए पैसा दे दो, चंदा दे दो, और चंदा मांग रहे थे देश से। उस समय देश के टैक्स पेयर का पैसा वो खुद के इतिहास में खुद की नई संसद बनवाने के लिए, उसमें खुद का नाम लिखवाने के लिए 20,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे थे। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखिए प्रायोरिटी किस साइड है, यह व्यक्ति किस तरीके से आत्ममुक्ता में चकचूर है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि देश जल रहा है, देश में लोग मर रहे हैं, देश में भीषण भुखमरी और गरीबी फैली हुई है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको ये भी फर्क नहीं पड़ता कि मेरे नाम होने से देश की संवैधानिक व्यवस्था में जो महत्वपूर्ण 2 पद हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, उनका अपमान हो रहा है, उनको नीचा दिखाया जा रहा है। उससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बताए मैं, मेरे को जनता ने चुना है, मैं जीत कर आया हूँ
और मैं जीता हुआ व्यक्ति हूँ और मैं 10 साल से देश पे राज कर रहा हूँ, मैं सुपीरियर हूँ, मैं आई एम द बॉस। एक और चीज़ ये आती है कि इससे भारतीय जनता पार्टी, जिसने अभी तक भी अभी तक भी जो स्टैंड रहा है वो राज्यसभा के हमेशा निगेटिव रहा है। राज्यसभा को वो लोग पसंद नहीं करते और वो कई स्तर पे ये बोल भी चुके हैं कि राज्यसभा जैसा हाउस नहीं होना चाहिए। और उस पर भी एक डिस्कशन आता है, जब देश की संसद बन रही थी और जब देश का निर्माण हुआ था, तो जब इस बात पर चर्चा हुई कि एक हाउस होना चाहिए, 2 हाउस होने चाहिए, परमानेंट हाउस की क्या ज़रूरत है, तो उस समय जो देश के संविधान निर्माता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और बाकी के जो भी देश के नीति निर्माता थे, देश के निर्माण में जो सहायक महापुरुष थे, उन सब लोगों ने इस पर बहुत गहन चर्चा की है। सदन में इस पर चर्चा हुई और ये बताया गया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग भारत के लोकतंत्र को केवल एक फ्लक्चुएटिंग, एक अस्थायी सदन के हाथ में दे दें, है ना, पॉपुलर मैंडेट के हाथ में दे दें। देश में स्टेबिलिटी के लिए, एक लंबी स्टेबिलिटी के लिए एक परमानेंट हाउस होने की ज़रूरत है। इसलिए उसको परमानेंट हाउस बनाया गया। उसके सदस्यों को भी डायरेक्टली न चुन के इनडायरेक्टली उनको इलेक्ट करवाया गया। एक पूरी सतत प्रक्रिया है। उस पर कभी वीडियो अगर मुझे चाहिए होगा तो मैं उस पर कभी और लाइव करूँगा, जिसमें मैं राज्यसभा और लोकसभा की शक्तियाँ, उनकी ज़रूरतें, उस पर भी अगर आप चाहेंगे तो मैं कभी डिस्कशन दोबारा से कर सकता हूँ। तीसरा इसमें मुद्दा यह है कि यह उद्घाटन 28 तारीख को हो रहा है, यानी 28 मई को हो रहा है। 28 मई को क्या है हम सब जानते हैं, विनायक दामोदर सावरकर की जयंती है उस दिन, 140वीं जयंती है उस दिन। तो जैसा मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे कहा था, इस लाइव के स्टार्टिंग में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी बार बार जब भी ऐतिहासिक डिबेट भारत के लोकतंत्र पे, भारत के निर्माण पर, संसद के निर्माण पे होती है, तो एक बेसिक डिबेट पे वो हमेशा पीछे छूट जाती है कि इस देश के निर्माण में उनका योगदान क्या है, इस देश के निर्माण में उनका योगदान क्या है। और जब उनको देश, अपने भारतीय जनता पार्टी के नायकों को ढूंढना पड़ता है, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सावरकर और गॉडसे, ये इनके पास निकल के आते हैं। कभी कभी ये हेगड़ेवार भी कहते हैं। लेकिन जब फैक्ट्स की कसौटी पे इनको खड़ा उतारा जाता है, जो आज़ादी के लड़ाई के जो शिल्पकार रहे हों, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू रहे हों, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस रहे हों, चाहे वो महात्मा गांधी रहे हों, चाहे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर रहे हों, जब इनसे और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता रहे हैं, जनसंघ के नेता रहे हैं, आरएसएस के नेता रहे हैं, इनसे जब उनकी तुलना की जाती है तो वो तुलना ऐसा होता है कि जैसे आप जमीन आसमान की तुलना कर रहे हो, राजा रंग की तुलना कर रहे हो। ये वो तुलना उस प्रकार की तुलना हो जाती है जिसका कोई सर पैर नहीं है। इनका जो चरित्र है, जो चित्रण है, इनके जो कामकाज है, वो कहीं भी इनके सामने टिकते नहीं है। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी को हमेशा ये रहता है कि हमारे पास तो इतिहास की बड़ी कमी है। तो ऐसे में वो क्या करते आए हैं, हमेशा वो करते आए हैं कि वो कांग्रेस के जो नेता रहे हैं, कांग्रेस के जो महापुरुष रहे हैं, उनको हमेशा वो उधार पे ले लेते हैं और अपना बनाने का प्रयास करते हैं। आपने देखा होगा कि इन्होंने सुभाष चंद्र बोस को उधार लेने का प्रयास किया, आपने देखा होगा कि इन्होंने सरदार पटेल को उधार लेने का काम किया। ये बार बार करते हैं क्योंकि इनके पास खुद के इतिहास की बड़ी कमी है। तो इसलिए ये चाहते हैं कि जब नई संसद बने तो इतिहास में एक दर्ज हो जाए कि एक तो पहली बात तो ये भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कराया गया है, उन्होंने किया है। नई संसद में, नए इतिहास में ये दर्ज होगा। दूसरा कौन सी तारीख को कराया गया है भैया यार? ये 28 मई को कराया गया, जिस दिन दामोदर सावरकर की जयंती थी। और दामोदर सावरकर का क्या कंट्रीब्यूशन इस देश की आज़ादी में रहा है, ये भी एक लंबा विषय है कि माफ़ी वीर हैं। उन्होंने किस तरीके से लेटर लिखे और माफ़ी मांगी और उसके बाद आजीवन वो अंग्रेज़ों के उन्होंने वादा किया था कि मैं रॉयल हाइनेस का गुलाम बन के रहूँगा, उनका ओबीडियंट पर पीपल बन के रहूँगा, सर्वेंट, सॉरी पीपल तो मैंने बहुत कम शब्द बोल दिया, ओबीडियंट सर्वेंट बन के रहूँगा, यानी आज्ञाकारी नौकर बन के रहूँगा। और उसके बाद उन्होंने पूरा जीवन अंग्रेज़ों की पेंशन पे निकाल दिया। तो इतिहास को आप छुटला नहीं सकते। अभी इतिहास में आप नए भारत का इतिहास ये बनाना चाहते हो, जो पुराना इतिहास है, गौरवशाली इतिहास है, वो इतिहास है जिस संसद में अंग्रेज़ों के बहरे कानों में आवाज़ सुनाने के लिए भगत सिंह ने बम फोड़ा था। ये भी इस पुरानी संसद में हुआ था, जिसको हम अभी आज तक देखते आए हैं। हमने ये भी देखा कि इस पुरानी संसद में जब पहली मीटिंग हुई थी तो 600 से ज़्यादा, पहली जो संसद थी 5 साल के लिए बनी थी, उसमें 600 से ज़्यादा सेटिंग हुई थी। 600 से ज़्यादा, 660, 620, 640, कुछ ऐसा आंकड़ा है, कंफर्म नहीं हूँ मैं, पर लगभग 600 से ज़्यादा मीटिंग्स हुई थी, सिटिंग हुई थी।
और जब 17वीं लोकसभा जो वर्तमान में चल रही है, ठीक है, उस 17वीं लोकसभा के 4 साल गुजरने के बाद में 1952 जब देश की पहली संसद बैठी थी, पहले सत्र से पहली संसद से लेकर 17वीं लोकसभा तक जो सिटिंग है वो सबसे कम है। यानी देश के गौरवशाली इतिहास को और गौरवशाली लोकतंत्र को जो पहली संसद में देखा था, जिसने एक नए आयाम छुए थे और उन आयामों को बढ़ाते हुए चले गए थे, और एक ऐसे भारत का स्वप्न देखा था जिसमें लोकतंत्र और मजबूत होगा और निखर के आएगा। 17वीं लोक संसद में हमने देखा कि लोकतंत्र के इस मंदिर में अब तक की देश के आज़ादी के इतिहास की पहले चुनाव के बाद से अब तक की सबसे कम मीटिंग्स हुई हैं, सबसे कम डिस्कशंस हुए हैं, सबसे कम बिल पास हुए हैं। यहाँ तक कि देश की आज़ादी के बाद और सरकारें बनने के बाद पहला ऐसा बजट सत्र गुजरा है जिस बजट सत्र में बजट बिना किसी डिस्कशन के ही पास कर दिया गया हो। यह भी देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ। तो एक तरफ तो पुरानी संसद में जो देश का गौरवशाली इतिहास था, जो गौरवशाली लोकतंत्र था, उस लोकतंत्र का गला घोट घोट के अब नई संसद बनाई जा रही है। ध्यान रखिए, भारतीय संसद कोई ईंटों की इमारत नहीं है, बल्कि लोकतंत्र का मंदिर है जिसमें 140 करोड़ देशवासियों के जीवन की, भविष्य की, उनके सपनों की परिकल्पना साकार होती है। यह देश का लोक संसद का मायना है। आप नई इमारत, नई ईंटों से भव्य इमारत तो बना सकते हो, एक तरफ तो आप भव्य इमारत बना रहे हो और दूसरी तरफ से लोकतंत्र का गला घोट घोट के उसको कमज़ोर करते आ रहे हो। आपने देश के लोकतंत्र को कमज़ोर करके कमज़ोर लोकतंत्र की नींव पर एक नई इमारत खड़ी कर दी है, और उस इमारत की भी नींव ऐसे पड़ रही है कि उसमें केवल सत्ता पक्ष होगा, विपक्ष होगा ही नहीं। अब आप देखिए कि एक नई संसद जिसका उद्घाटन हो रहा है, नई संसद का बन रहा है, और जिसमें विपक्ष ने अपने आप को अलग कर लिया है, तो बिना विपक्ष का संसद कैसा होगा, बिना विपक्ष का देश कैसा होगा, बिना विपक्ष का लोकतंत्र कैसा होगा, ये कल्पना आप कीजिए, मैं आप पे छोड़ देता हूँ। लेकिन मैं जो भी भाई लोग जिस कह रहे थे कि यह कंट्रोवर्सी क्या है, ये कंट्रोवर्सी क्यों की जा रही है, हो सकता है आप टीवी चैनल पूरी तरीके से फॉलो नहीं करते हों, डिबेट्स फॉलो नहीं करते हों, या फिर चैनलों ने आपको भ्रमित कर दिया हो, तो मैं इस लाइव के माध्यम से आपके बीच में यही बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये पूरी कंट्रोवर्सी का क्रक्स क्या है, सरकार के अपने दावे क्या हैं, विपक्ष के दावे क्या हैं, हकीकत क्या है। आप सभी लोग जुड़े, आप बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आशा करता हूँ कि जो भी साथियों ने ये वीडियो को देखा होगा, या जो साथी इस लाइव के बाद इस वीडियो को देखेंगे, उनके लिए ये जो जानकारियाँ मैंने दी हैं वह इस निर्णय पे आने में सहायक होंगी कि देश का लोकतंत्र किस तरफ मुड़ रहा है, कैसे लोगों के हाथों में सत्ता है, और देश की जो संसद है वो केवल एक ईंट पत्थर की बिल्डिंग नहीं है, बल्कि लोकतंत्र का मंदिर है। आप सभी जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस।